ठीक है भाई साहब, इधर चलो। इसका पहले बेस कवर करना है, बाद में, इसके बाद में। ठीक है, करें शुरू। ठीक। डेफिनेट इंटीग्रल का जो मतलब काफी सब टॉपिक्स है इसके अंदर कवर करने वाले। ठीक है, तो बिल्कुल बेसिक पार्ट क्या है कि अगर हमारे पास इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स डी एक्स अगर जी ऑफ एक्स प्लस सी है, ठीक है, कि एफ ऑफ एक्स का इनडेफिनेट इंटीग्रेशन जो आ रहा है वो जी ऑफ एक्स मतलब फंक्शनल पार्ट, कांस्टेंट को छोड़ के जो बचता है, राइट, और कांस्टेंट इधर डाल दिया जाए। तो अगर ये जी ऑफ एक्स प्लस सी है, देन इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स डी एक्स ए टू बी, ये जाएगा जी ऑफ एक्स ए टू बी, एंड दैट इज अपर लिमिट, यानी कि पहले x की जगह क्या पुट करोगे b, एंड फिर x की जगह पुट करोगे a, एंड दोनों को करोगे सब्ट्रैक्ट, तो g ऑफ b माइनस जी ऑफ a होगा। ये बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन, राइट। एंड आई थिंक यही डेफिनेशन जो है तुमने 11th के स्टार्टिंग में फिजिक्स में देखी थी, राइट। यही चीज आती है, जैसे x dx इंटीग्रेशन 1 to 2 sin x dx इंटीग्रेशन लेट से 0 से π/2 e की पावर x dx इंटीग्रेशन 1 से 2। ठीक है, तो x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x² 2 1 to 2, तो 2 पुट करके 2 का स्क्वायर 4, 4/2 2, माइनस 1 पुट करके 1 का स्क्वायर 1, 1/2 1/2, तो क्या आ जाएगा 3/2। ये इसका आंसर, राइट। साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स 0 से π/2, माइनस साइन बाहर रखो, कॉस π/2 माइनस कॉस 0, माइनस साइन बाहर, कॉस π/2 इज 0 माइनस कॉस 0 इज 1, तो माइनस ऑफ माइनस प्लस 1, तो 1 आंसर आ गया। ठीक है, ऐसे e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x, राइट, 1 to 2 अपर लिमिट पुट करो, e की पावर 2 माइनस लोअर लिमिट e की पावर 1, तो e स्क्वायर माइनस e इज द आंसर। क्लियर हुआ, बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन, राइट। अब इसके बाद इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आएंगे, पहले नोट करो। शाबाश, ऑनलाइन क्लियर है, Yes. Yes, करो sir. करो करो, शाबाश, नोट करो। लिखो जरा, स्टार मार्क करके लिखो। फर्स्ट पॉइंट, limits are the values of limits are the values of integrating variable. Limits are the values of integrating variable. Limits are the values of integrating variable. जैसे एग्जांपल, ठीक है, देखो 1 to 2, ठीक है, x d ऑफ ln x। अब यहां पे जो इंटीग्रेशन हो रही है वो किस वेरिएबल के विद रिस्पेक्ट टू हो रही है, ln x। अब x के विद रिस्पेक्ट टू नहीं हो रही, ये समझ में आया। अब किसके विद रिस्पेक्ट टू हो रही है, ln x। मतलब ये जो लिमिट है 1 और 2, ये किसकी वैल्यू है, x की वैल्यू नहीं है, ये किसकी वैल्यू है, ln x की, log ex की। ये समझ में आया, राइट। तो अगर मेरे को x की वैल्यू, इसको x में कन्वर्ट करना है, राइट, तो मेरे को लिमिट्स को भी किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, x की लिमिट्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो log ex यानी कि ln x
उसको मैंने 1 किया तो x क्या आ गया e की पावर 1 दैट इज e log ex, उसको 2 लिखा तो x क्या आ गया e की पावर 2 दैट इज e स्क्वायर। अब इसको x में कन्वर्ट करो। x में कन्वर्ट करने का तरीका, इसका d ऑफ ln x लिख दो। d ऑफ ln x क्या होता है 1 बाय एक्स। देखो किसी भी फंक्शन का d कैसे निकालते हैं, उसका डेरिवेटिव करते हैं फिर साथ में dx, और ये वाला x एज इट इज इंटीग्रेशन। अब ये कौन से वेरिएबल के विद रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेशन कर रहा है x। अब x की लिमिट डाल दो। x की लिमिट क्या है, देखो अगर ln x की लिमिट 1 थी, ln x की लिमिट 1 थी तो x की लिमिट क्या होनी चाहिए e, और अगर ln x की लिमिट 2 है, ln x की लिमिट 2 है तो x की लिमिट क्या होनी चाहिए e स्क्वायर। ये x x कटा 1 का इंटीग्रेशन x, ये आंसर आ, ध्यान से चेक करो। क्लियर हुआ। कहने का मतलब ये है कि जो लिमिटिंग वैल्यूज होती हैं अपर लिमिट लोअर लिमिट, ये इंटीग्रेटिंग वेरिएबल की वैल्यू होती है। और इंटीग्रेटिंग वेरिएबल अगर कुछ अजीबोगरीब दे रखा है तो उसको x में कन्वर्ट करो और लिमिट भी x में कन्वर्ट करो। लोअर के अकॉर्डिंगली लोअर, अपर के अकॉर्डिंगली अपर पुट करो। नोट करो। ऑनलाइन क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. राइट, नोट करो। डेफिनेट इंटीग्रल, अगला पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट में अगला, डेफिनेट इंटीग्रल represents, definite integral represents algebraic area, algebraic area bounded by f of x, bounded by f of x and x-axis bounded by y equal to f of x and x-axis from vertical line x equal to a, from the vertical line x equal to a till x equal to b. देखो ये क्या बोल रहा है कि अगर ये एक्स एक्सिस है, ये y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, तो अगर मैंने इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स डी एक्स ए टू बी किया तो ये मेरे को क्या देगा, फंक्शन बाई ऊपर, फंक्शन एक्स एक्सिस वर्टिकल लाइन एक्स इक्वल टू ए से लेके वर्टिकल लाइन एक्स इक्वल टू बी के बीच बीच में जो एरिया बाउंडेड होगा ये मेरे को एरिया देगा। एंड नॉट ओनली एरिया बट कौन सा एरिया, एरिया के पहले हमने एक वर्ड लिखा अल्जेब्रिक एरिया। अल्जेब्रिक एरिया का मतलब होता है एरिया विद साइन, मतलब या तो इसकी वैल्यू आएगी पॉजिटिव या तो नेगेटिव, मतलब विद साइन एरिया देगा। राइट। अब कैसे पता चलेगा कि किस तरीके से हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो उसका क्या साइन है। टोटल 4 केसेस है हमारे, ध्यान से देखना। एक्स एक्सिस फंक्शन ऊपर है, या एक्स एक्सिस फंक्शन नीचे। राइट। अब
चारों में फर्क समझ लो क्या है। इन दोनों में फंक्शन अबव एक्स एक्सिस, इन दोनों में फंक्शन बिलो। यहां तक क्लियर है? पक्का? हाथ नीचे, फिर सीधी, वह हाथ नीचे। तेरे को 2 बार समझाना पड़ता है। अब ध्यान से प्लीज। तो इन दोनों के अंदर फंक्शन क्या है? अबव एक्स एक्सिस। इन दोनों के अंदर फंक्शन क्या है? बिलो। इसके अंदर लेफ्ट टू राइट जा रहा है, क्योंकि हम हमेशा इंटीग्रेशन क्या कर रहे हैं? ए टू बी। तो कहां से लेके कहां तक जा रहे हैं? यहां पे जा रहे हैं लेफ्ट टू राइट, ए टू बी। यहां पे क्या जा रहे हैं? राइट टू लेफ्ट। डायरेक्शन का फर्क आ गया। इधर लेफ्ट टू राइट, इधर राइट टू लेफ्ट। अगेन डायरेक्शन का फर्क आ गया। ये चीज क्लियर हुई? पक्का? तो अब एरिया को एल्जेब्रिक वैल्यू निकालने के लिए, यानी कि विद साइन निकालने के लिए, राइट, हमें 2 चीजें चाहिए। ठीक है? एक कि वो अबव है या बिलो, दूसरा लेफ्ट टू राइट जा रहा है या फिर राइट टू लेफ्ट। ये 2 चीजें चाहिए हमें, राइट। अब अगर वो लेफ्ट टू राइट है एंड अबव है, राइट, तो एरिया मतलब जो डेफिनेट इंटीग्रल आएगा, या फिर जो, क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रल क्या देगा? अलजेब्रिक एरिया। तो इन ए वे जो अलजेब्रिक एरिया आएगा वो पॉजिटिव होगा। ठीक है? तो ऐसा ले लो, ये केस 1, केस 2, केस 3 एंड केस 4। तो मैं अलजेब्रिक एरिया बोलूं और डेफिनेट इंटीग्रल बोलूं, इट्स वन एंड द सेम थिंग। ठीक है? केस 1 के अंदर क्या आएगा? पॉजिटिव। मैं एरिया की बात नहीं कर रहा, मैं अलजेब्रिक एरिया की बात कर रहा हूं, या फिर डेफिनेट इंटीग्रल। केस 1 में लेफ्ट टू राइट, नीचे से ऊपर। अब इन दोनों में से अगर एक भी बदला तो साइन बदल जाएगा। यहां पे क्या हुआ? राइट टू लेफ्ट, ये अभी भी ऊपर ही है, तो इसका आंसर क्या आएगा? डेफिनेट इंटीग्रल का नेगेटिव। इसका आंसर नेगेटिव आएगा। तो केस 2 नेगेटिव। किसका नेगेटिव आएगा आंसर? डेफिनेट इंटीग्रल का, अलजेब्रिक एरिया का। एरिया नेगेटिव होगा क्या? ना 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 ना, एरिया नहीं नेगेटिव होगा। एरिया नहीं नेगेटिव होगा। क्या नेगेटिव होगा? डेफिनेट इंटीग्रल या फिर अलजेब्रिक एरिया। इंटरचेंजेबल स्टेटमेंट्स है ये। डेफिनेट इंटीग्रल, अलजेब्रिक एरिया। ये समझ में आया? केस 3, अब देखो लेफ्ट टू राइट, अब ये नीचे हो गया। दोनों में से एक सही है, एक सही है, लेकिन एक नीचे है, तो केस 3 भी क्या आ जाएगा? नेगेटिव। अच्छा, केस 4, ये भी उल्टा हो गया, ये भी उल्टा हो गया, तो दोनों का नेगेटिव आएगा, तो क्या आ जाएगा? वो पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है? अब इन चारों की एक छोटी छोटी एग्जांपल। एक ऐसा फंक्शन लेता हूं जिसका ग्राफ मेरे को ऑलरेडी पता है। ठीक है? एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर, तो अगर मैंने एक्स स्क्वायर का डीएक्स इंटीग्रेशन किया, राइट, केस 1, 1 से 2, यहां सिर्फ एक्स लो, वाई इक्वल टू एक्स, वाई इक्वल टू एक्स क्या हो जाएगा? ये वाली लाइन, राइट। तो 1 to 2 मतलब यहां से लेके यहां तक। तो देखो अबव एक्स एक्सिस भी है और लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, तो आंसर क्या आना चाहिए इसका? पॉजिटिव। डेफिनेट इंटीग्रल का आंसर, अलजेब्रिक एरिया का आंसर क्या आ गया? एक्स स्क्वायर बाय 2, 1 to 2, 2 पुट करके 2 का स्क्वायर 4, 4 बाय 2 2, माइनस 1 पुट करके 1 बाय 2, तो दैट इज 3 बाय 2 विच इज पॉजिटिव, विच इज पॉजिटिव। अच्छा, केस 2 इसी का लेते हैं हम, लेकिन अपर से लोअर ले आते हैं। ठीक है? अपर वाली लिमिट लेट से मैंने अब 2 ले ली और लोअर वाली 1 ले ली, तो 2 से 1 जाना। अब उधर से इधर आ रहे हैं, अब इसका आंसर क्या आना चाहिए? नेगेटिव। लेट्स सी, तो क्या है? एक्स स्क्वायर बाय 2, 2 से 1, पहले 1 पुट किया तो 1 बाय 2, माइनस 2 पुट किया तो 2, तो क्या आ गया? माइनस 3 बाय 2, आगे नेगेटिव, राइट। अच्छा, अब एक फंक्शन लेते हैं जो बिलो है, तो बिलो के लिए मैंने ले लिया y इक्वल टू माइनस एक्स, राइट। अच्छा, माइनस एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन, लेकिन इंटीग्रेशन इधर से इधर ही जाएगी अभी। ठीक है? ये वाले केस के लिए है बिलो, लेकिन इंटीग्रेशन लेफ्ट टू राइट ही है। तो लेट्स से अगेन 1 to 2, तो क्या आ जाएगा? माइनस
एक्स स्क्वायर बाई 2 1 2 2, पहले 2 पुट करो, 2 का स्क्वायर 4, 4 बाई 2 2, तो -2, माइनस 1 पुट करके -1/2, तो क्या आ जाएगा -3/2। आगे इसका नेगेटिव। अब हम ले रहे हैं बिलो एक्स एक्सिस और इंटीग्रेशन भी उल्टी ले रहे हैं, तो इसी का -x dx इंटीग्रेशन 2 to 1, राइट। तो क्या आ गया -x²/2 2 to 1, पहले 1 पुट करो, क्या आ जाएगा -1/2, माइनस लोअर लिमिट पुट करके -2, तो माइनस ऑफ -2 +2 हो जाएगा, 2 माइनस हाफ कितना हो जाएगा, आगे पॉजिटिव। क्लियर हुआ ये बेसिक रूल। तो डेफिनेट इंटीग्रल हमें क्या देता है, अलजेब्रिक एरिया, राइट। एंड अलजेब्रिक एरिया के लिए ये दो चीजें डिफाइंड है हमारी, कि लेफ्ट टू राइट पॉजिटिव, नीचे से ऊपर आएगा, ये दोनों का कॉम्बिनेशन हमारा पॉजिटिव होगा। ये क्यों हो रहा है, सिर्फ ये दो कंडीशन पार्टिसिपेट कैसे करिए, ये डेफिनेट इंटीग्रल का लास्ट में जाके, बिल्कुल लास्ट में एक मीनिंग आएगा कि डेफिनेट एरिया इंटीग्रल जो है वो एरिया ही क्यों देता है, कहां से एरिया आया इसका, राइट, वो लास्ट में जाके पता चलेगा। तब तक के लिए हमें दो कंडीशन हमें मान के जानी पड़ेगी, बिल्कुल लास्ट में एक है हमारे टॉपिक के अंदर ही है, वो आएगा, ठीक है। तब तक ये इसको एज इट इज लेके जाओ, नोट करो। क्लियर है ये, ऑनलाइन क्लियर हुआ ये, Yes, sir. Yes, राइट, sir. नोट करो। हम्म 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 इसी के बिल्कुल लास्ट में, ठीक है, लिख लो ब्रैकेट के अंदर, ये जो अभी सेकंड पॉइंट लिखा था इसी के नीचे लास्ट में ब्रैकेट में लिख लो, रिलेटिंग डेफिनेट इंटीग्रल विद एरियाज, relating definite integral with areas can help us to recognize our mistakes in some cases, our mistake in some cases, ठीक है ना। अगर उसको एरिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे ना, राइट, तो कहीं ना कहीं हमें अपनी गलती का पता चल सकता है, क्योंकि एरिया हम विजुअलाइज कर सकते हैं, पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव आएगा, अलजेब्रिक एरिया है ना। तो इस तरीके से, तो यस, उसको एरिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो काफी केसेस हैं जिसके अंदर गलती तुम्हें तुम्हारी रिकॉग्नाइज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है, ये चीज याद रखना, ठीक है। अच्छा, एक केस बता रहा हूं तुम्हें इसी के पॉइंट का, ध्यान से देखना। ठीक है, ये फंक्शन है, प्लीज इधर, ये फंक्शन है। अब हो नहीं सकते हैं। अब देखो दो केसेस, मान लो ये वाला एरिया है A1 एंड ये वाला एरिया है A2, अज्यूम करो ये वाला एरिया A1 है, ये वाला एरिया A2 है, यहां तक क्लियर है। अब इसका जो डेफिनेट इंटीग्रल आएगा f of x dx इंटीग्रेशन A to B, राइट, इसका जो डेफिनेट इंटीग्रल आएगा वो ये वाले एरिया को पॉजिटिव काउंट करेगा क्योंकि अबव है, लेफ्ट टू राइट है, लेकिन ये वाले एरिया को क्या काउंट करेगा, नेगेटिव, क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रल का आंसर एरिया नहीं आता, क्या आता है, अलजेब्रिक एरिया, एरिया नहीं आएगा, अलजेब्रिक एरिया आएगा। तो वो इस वाले को पॉजिटिव एरिया काउंट करेगा, इस वाले को नेगेटिव एरिया काउंट करेगा, तो डेफिनेट इंटीग्रल का आंसर क्या आ जाएगा,
A1 प्लस माइनस A2 और A1 माइनस A2। ये चीज क्लियर हुई? ये 100% आएगा ये। और अगर हमें यहीं पे मान लो ये पॉइंट की वैल्यू पता है C है, जहां पे फंक्शन एक्स एक्सिस को कट करके जा रहा है, राइट। एंड अगर हमें एरिया ही निकालना है बस, ये जो कर्व है ये एक्स एक्सिस के साथ A to B क्या एरिया बनाती है, राइट। अगर मेरे को एरिया निकालना है स्पेसिफिकली, तो मैं क्या करूंगा, ये वाले पार्ट का अलग से डेफिनेट इंटीग्रल करूंगा, इस वाले का अलग से करूंगा, दोनों को पॉजिटिव में कन्वर्ट करूंगा। अगर एक पॉजिटिव है तो एज इट इज, अगर एक नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करूंगा और दोनों को ऐड कर दूंगा। तो अब मेरे को अगर A1 प्लस A2 निकालना है, दैट इज एरिया बाउंडेड बाय एफ ऑफ एक्स विद एक्स एक्सिस। अब मैंने अलजेब्रिक एरिया नाम नहीं यूज किया, मैंने एरिया नाम यूज किया। फ्रॉम x इक्वल टू ए टू x इक्वल टू बी, ए से लेके बी तक, यानी कि मेरे को A1 प्लस A2 निकालना है। अब मैं A1 को जो पॉजिटिव है उसको अलग से काउंट करूंगा, जो नेगेटिव है उसको अलग से निकालूंगा। क्यों? क्योंकि नेगेटिव को पहले किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, पॉजिटिव, फिर उनको ऐड करना पड़ेगा। ये समझ में आया, राइट। तो मैंने इंटीग्रेशन किया सबसे पहले A टू C, पॉजिटिव वाला अलग से, तो A टू C एफ ऑफ एक्स dx। यहां तो कोई डाउट? ये क्या देगा मेरे को, A1 प्लस, अब मैंने ये देखा कि अगर मैं C टू B निकालता हूं एरिया, एफ ऑफ एक्स सॉरी डेफिनेट इंटीग्रल निकालता हूं, तो ये वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव। लेकिन मेरे को इसी का क्या चाहिए, तो या तो इसके आगे एक नेगेटिव लगा दो, या तो इसका क्या कर दो, मॉड। अब ये जाके A1 प्लस A2 देगा। तो अगर मेरे कर्व जो है फंक्शन कुछ एरिया में A टू B के अंदर अंदर कुछ पार्ट में अबव है, कुछ पार्ट में बिलो है, राइट, उसका मैं डेफिनेट इंटीग्रल करूंगा, तो मेरे को क्या मिलेगा, जो जो एरिया पॉजिटिव वाला है वो माइनस जो जो एरिया नेगेटिव वाला है। ये समझे? और अगर मेरे को सारे एरियाज का सम चाहिए, तो मेरे को पॉजिटिव वाले एरियाज को अलग से निकालना पड़ेगा, नेगेटिव वाले को अलग से निकालना पड़ेगा, नेगेटिव वालों का मॉड करना पड़ेगा, फिर उनको पॉजिटिव वाले में ऐड करना पड़ेगा, तब जाके मेरे को नेट एरिया मिलेगा। एग्जाम्पल, साइन एक्स dx इंटीग्रेशन लेट से पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 2। तो साइन एक्स का कर्व ये रहा। अब यहां से लेके यहां तक ये जितना एरिया होता है उतना एरिया ये होता है। हाँ, यहां सिमेट्री के कारण, ये समझे, सिमेट्री चीजें वगैरह सब लगाएंगे। मान लो मेरे को साइन एक्स का एरिया निकालना है 4 तक, मतलब 4 सॉरी अपने 0 से 2 पाई तक। अब मेरे को पता है जो 0 से पाई बाय 2 एरिया है वही ये एरिया होगा, वही ये एरिया होगा, वही ये एरिया होगा। तो मैं क्या करूंगा, 0 से पाई बाय 2 निकालूंगा, उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। भाई ये चीजें तो चलेंगी चलेंगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये समझे? मान लो वो बोल रहा है कि 100 वेव साइन की एक्स एक्सिस के साथ क्या एरिया बना। अब मेरे को ये पता है एक वेव जो एरिया बनाएगी उसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो, राइट। और एक वेव के अंदर भी जो 0 से पाई बाय 2 होगा मल्टीप्लाई बाय 4 कर दो, तो ये सब प्रॉपर्टीज आएंगी। अब यहां पे अब हमें इनको करना है, वो आएंगी आएंगी जो कर्व की सिमेट्री के कारण आ रही है, वो बात अलग है। अब यहाँ पे पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 2 मेरे को पता, अगर मैं डेफिनेट इंटीग्रल करूंगा जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव, तो डेफिनेट इंटीग्रल का आंसर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। करके देखते हैं। साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 2, और कॉस की वैल्यू वर्टिकल एंगल, दोनों वर्टिकल एंगल है, 3 पाई बाय 2 पे भी 0 होगी एंड पाई बाय 2 पे भी 0 होगी, तो 0 माइनस 0 क्या आ जाएगा, 0। तो डेफिनेट इंटीग्रल 0 आ रहा है। क्यों? क्योंकि भाई जितना पॉजिटिव एरिया है उतना ही एरिया हमारे पास क्या है, नेगेटिव। और अगर मेरे को ये एरिया निकालना है तो मैं क्या करूंगा, मैं पहले पाई बाय 2 से पाई निकालूंगा, और मेरे को पता है ये अबव एक्स एक्सिस है तो इसका आंसर पॉजिटिव ही आएगा। प्लस अब अगला वाला जो है पाई से 3 पाई बाय 2 dx, और इधर क्या, साइन एक्स। अब मेरे को पता है ये वाला एरिया क्या आएगा, नेगेटिव। या तो इसका मोड कर दो या तो इसके आगे नेगेटिव लगा दो, ताकि नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या हो जाए। अब जाके ये देगा मेरे को ये एरिया A1 प्लस A2। क्लियर हुआ दोनों में फर्क, डेफिनेट इंटीग्रल में एंड एरिया में फर्क समझ में आ रहा है? पक्का ऑनलाइन क्लियर हो रहा है?
Yes, Yes. sir. ये उसी पॉइंट के अंदर कंटिन्यूएशन में लिखना है, पिछले वाले पॉइंट के अंदर। अगला पॉइंट स्टार मार्क करके, वही थर्ड पॉइंट, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। If f of x is a continuous function, if f of x is a continuous function and integration a to b f of x dx is 0, then f of x equal to 0, then f of x is equal to 0 should have at least one root from a to b. देखो, एक फंक्शन कंटिन्यूअस है ऑब्वियसली, तभी डिफरेंशिएशन को उल्टा इंटीग्रेशन कर पा रहे हैं, राइट। अब नेट एरिया उसका ए टू बी 0 जा, अलजेब्रिक एरिया 0 जा रहा है। अलजेब्रिक एरिया 0 जाने का मतलब क्या प्लीज इधर, अलजेब्रिक एरिया 0 जाने का मतलब क्या है कि जितना ऊपर है उतना ही नीचे। एक केस ही है कि ये केस माना है, जितना ऊपर उतना ही नीचे। तो मतलब कम से कम एक बार तो एक्स एक्सिस को कट करके जाएगा, क्योंकि ऊपर से नीचे एरिया चाहिए, ऊपर से नीचे जाना पड़ेगा उसको, राइट। जाने को तो ऐसा भी जा सकता है, क्योंकि नेट एरिया चाहिए ना अपने को, जितना ऊपर उतना ही एरिया नीचे होना चाहिए, तभी जाके नेट एरिया 0 जाएगा भैया, ये समझे। तो अगर ऊपर वाला एरिया नीचे वाला एरिया दोनों चाहिए, तो ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, तो वो जाएगा ही जाएगा। ये चीज क्लियर हुई। तो रूट तो आएगा, क्योंकि जैसे वो नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे जाएगा, तो जहां पे वो एक्स एक्सिस को कट करके जाएगा उस पॉइंट को क्या बोलेंगे, रूट। तो रूट तो आएगा ही आएगा। ये पॉइंट क्लियर है। केस 2, वो फंक्शन ही कांस्टेंट फंक्शन है, वो फंक्शन ही 0 है, मतलब फंक्शन इटसेल्फ इज एक्स एक्सिस। अब ए टू बी, क्योंकि एरिया बनेगा ही नहीं ना। अब एक लाइन जो खुद एक्स एक्सिस है, उसका एक्स एक्सिस खुद के साथ ही एरिया क्या होगा, 0। अब अगर वो खुद हर पॉइंट पे ही 0 है, तो हर पॉइंट उसका क्या है, रूट। हर पॉइंट उसका क्या है, रूट। रूट होता क्या है, पॉइंट जहां पे फंक्शन एक्स एक्सिस को कट या टच करता है, हाँ है ना। अब यहां पे कट कर रहा था, ये रूट आ गया, कम से कम एक रूट आ गया। यहां पे हर पॉइंट पे एक्स एक्सिस पे है वो, तो हर पॉइंट क्या होगा, रूट। और कम से कम, फिर भी कम से कम एक रूट तो आ गया ना। तो दोनों केसेस को मिला के अगर हम देखें तो क्या बोलेंगे, एटलीस्ट एक रूट तो आएगा ही आएगा। यही चीज हमने लिखी है। ये चीज क्लियर हुई, पक्का, श्योर, ठीक है। अगला पॉइंट, if f of x is greater than 0, if f of x is greater than 0 from a to b, if f of x is greater than 0 from a to b, then integration f of x dx from a to b would be greater than 0. बेसिकली अगर फंक्शन अबव एक्स एक्सिस है, फंक्शन एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0 का मतलब फंक्शन अबव एक्स एक्सिस, आया ना। अब अगर फंक्शन ही अबव एक्स एक्सिस है और ए टू बी लेफ्ट टू राइट ही मैं लेके जा रहा हूं, तो फिर उसका जो इंटीग्रेशन आएगा वो भी क्या आएगा, एक पॉजिटिव क्वांटिटी आएगा। यानी कि ए टू बी एफ ऑफ एक्स डीएक्स क्या होगा,
वो भी पॉजिटिव होगा। सिमिलरली अगर वो नीचे है तो नेगेटिव। वो तो हमने पहले पॉइंट्स में देख लिया, ये अलग से लिखवा दिया। चल क्लियर हुआ। अगला पॉइंट, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। If f of x is greater than g of x, if f of x is greater than g of x from a to b, if f of x is greater than g of x from a to b, then integration a to b f of x dx would be greater than integration a to b g of x dx. तो इनका रिस्पेक्टिव डेफिनेट इंटीग्रल भी सेम इनइक्वालिटी शो करेगा। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, अच्छा ये तुम्हें मालूम है ना, 0 to 1 जो होता है फ्रैक्शन होता है, और 0 to 1 के बीच में कोई भी नंबर लो, उसकी पावर अगर मैं बढ़ाऊंगा तो वैल्यू कम होगी। फ्रैक्शन की ये प्रॉपर्टी होती है, जितनी उसकी पावर बढ़ाएंगे उसकी वैल्यू कम होगी। जैसे हाफ है, हाफ की पावर 1 हाफ, हाफ की पावर 2 1/4 वैल्यू और कम होगी, हाफ की पावर 3 1/8 वैल्यू और कम हो गई, हाफ की पावर 4 1/16 वैल्यू और कम होगी। तो फ्रैक्शन 0 to 1 के बीच में जितनी पावर बढ़ाएंगे उसकी वैल्यू कम होगी। तो अब मेरे को ये बताओ, तो साइन एक्स dx इंटीग्रेशन, ये I1 0 से π/2, I2 0 से π/2 साइन क्यूब एक्स dx इंटीग्रेशन, and sin की पावर 4x dx इंटीग्रेशन 0 से π/2, लेट्स से दैट इज I3। अब 0 से π/2 के बीच में मेरे को इनका इनइक्वालिटी क्रिएट करना है, I1 I2 I3 का। अब 0 से π/2 के बीच में sin x क्या होता है, 0 to 1, 0 से 1 जाता है ना। ये देखो जरा, ये कहां से लेके कहां तक जा रही है, 0 to 1, यानी कि आउटपुट जाएगा इसका 0 to 1, हाँ या ना। अब उसकी पावर 1, उसकी पावर 3, उसकी पावर 4 है, तो जितनी ज्यादा पावर उतना कम। अब जितना कम उतना उसका एरिया भी कम। तो सबसे कम वैल्यू आएगी I3 की, उससे कम आएगी, उससे थोड़ी ज्यादा आएगी इसकी, और सबसे ज्यादा होगी इसकी। तो मैं इसके अंदर इनइक्वालिटी कैसे क्रिएट कर सकता हूं, I3 इज ग्रेटर देन I2, सॉरी लेस देन, इसकी वैल्यू सबसे कम होगी, तो I3 लेस देन I2 इज लेस देन I1। ये समझे, पक्का। अब इससे फर्क नहीं पड़ता कि दोनों के दोनों फंक्शन, ये एक्स एक्सिस है, दोनों के दोनों अबव एक्स एक्सिस है, या एक अबव है एक बिलो है, ये दोनों के दोनों बिलो, इससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, देखो अब मैं तीनों के तीनों केसेस लेके जा रहा हूं। केस 1, अगर ये एफ ऑफ एक्स है, ये जी है, ये एफ है, ये जी है। अब ऑब्वियसली अलजेब्रिक एरिया किसका ज्यादा होगा, एफ का, तो उसका डेफिनेट इंटीग्रल भी ज्यादा आएगा, राइट। ये ज्यादा होगा एंड ये वाला एरिया कम होगा, तो एफ का डेफिनेट इंटीग्रल भी ज्यादा आ जाएगा। अब अगर एक अबव है एंड एक बिलो है, ऑब्वियसली एफ ग्रेटर देन जी बोल रहे हो तो एफ ऊपर होगा, जी नीचे होगा। अब ए टू बी अगर इंटीग्रेशन किया तो एफ का आंसर पॉजिटिव आएगा, जी का आंसर, तो ऑब्वियसली एफ का डेफिनेट इंटीग्रल जी के डेफिनेट इंटीग्रल से इस केस में भी ज्यादा हो जाएगा। अब अगर दोनों बिलो है लेकिन एफ ग्रेटर देन जी है, मतलब एफ इधर ही आएगा एंड जी इधर आएगा, ए टू बी। अब दोनों का आंसर नेगेटिव आएगा, बट इसका जो आंसर है वो आएगा जैसे -2, और इसका आंसर जो है वो क्या आएगा, -4, क्योंकि एरिया ज्यादा देखो जी का एरिया ज्यादा है ना, जी का एरिया ज्यादा है तो एरिया के आगे नेगेटिव लगा दो, उसका डेफिनेट इंटीग्रल आ जाएगा। तो जी का एरिया ज्यादा मतलब जैसे 10 है तो उसके आगे नेगेटिव लगा दो तो उसकी वैल्यू -10, डेफिनेट इंटीग्रल की। अब इसका एरिया कम 2, उसके आगे नेगेटिव लगा दो तो -2, तो इसका एफ का डेफिनेट इंटीग्रल क्या रहा है, -2, एग्जांपल लेके जा रहा हूं, इसका -10, तो कौन ज्यादा हुआ, -2, अभी भी एफ का ही ज्यादा आएगा। तो दोनों अबव है, एक ऊपर एक नीचे, या दोनों नीचे, फर्क नहीं पड़ता। अगर एक ऊपर है एक नीचे है तो जो ऊपर वाला है उसका डेफिनेट इंटीग्रल हमेशा ज्यादा आएगा, जो नीचे उसका डेफिनेट इंटीग्रल हमेशा कम है। ये क्लियर हुआ।
श्योर, ऑनलाइन क्लियर हुआ ये? Yes, sir. Yes, राइट, sir. अच्छा इसके आगे लिखो, मैं ए टू बी की बात, दोनों का फर्क नहीं पड़ेगा, एक बार लिख लो। अरे लिमिट्स उल्टी कर देगा तो ऑब्वियसली वो दोनों का साइन चेंज कर जाएगा, तो फिर तो नेगेटिव का खेल आ जाएगा ना। ये चीज मैं ज्यूम करके जा रहा हूँ, लेफ्ट टू राइट ही है लिमिट। हाँ जी, इट डज नॉट, इसी के अंदर कंटिन्यूएशन में लिखना है, इट डज नॉट मैटर बोथ आर अबव, it does not matter both are above, one above one below, one above one below, or both are below x-axis, or both are below x-axis, or both are below x-axis। क्लियर हुआ? राइट, ये एग्जांपल दे दो इन साथ में, ये चलो लिखने की जरूरत नहीं है, ये होएगी, अभी लिखवा दिया, ये एग्जांपल दे दो। कौन सा पॉइंट है? 6th, सब्स्टिट्यूशन इन डेफिनेट इंटीग्रल। सब्स्टिट्यूशन याद है हमारा इनडेफिनेट इंटीग्रल का फर्स्ट मेथड ऑफ इंटीग्रेशन क्या था? सब्स्टिट्यूशन। अब यार याद करो, सब्स्टिट्यूशन के अंदर वेरिएबल चेंज हो जा रहा है, सब्स्टिट्यूशन के अंदर हमारा वेरिएबल चेंज हो जाता है, तो भैया हमारी लिमिट्स भी चेंज होंगी अगर डेफिनेट इंटीग्रल है। राइट, सब्स्टिट्यूशन के अंदर हम क्या करते हैं, एक्स को टी में कन्वर्ट कर देते हैं, हाँ या ना इन जनरल। तो भैया अब इंटीग्रेशन एक्स की बजाय किसका बचा? टी का। अब अगर इंटीग्रेशन ही टी का बचा, तो जो पहले लिमिट्स एक्स की दे रखी थी, अब वो लिमिट्स किसकी बन जानी चाहिए? तो इसके अंदर मेन चीज पता क्या है, वैसे 2-3 पॉइंट्स हैं, बट मेन चीज इसके अंदर क्या है कि हमें सब्स्टिट्यूशन जब हम कर रहे हैं, तो सब्स्टिट्यूशन के साथ साथ हमें लिमिट्स को भी चेंज करना पड़ेगा। अगर वो नहीं किया, मैं देखो वेरिएबल टी कर दिया, लिमिट्स एक्स की अभी भी लगा रहा हूं, तो वो गलत है, ऑब्वियसली आंसर गलत आएगा। मेरे को लिमिट्स को भी चेंज करना आना चाहिए। क्लियर हुआ? ऑनलाइन क्लियर हुआ? Yes, Yes, sir. sir. Yes, ठीक है, लिखो, इफ सब्स्टिट्यूशन इज यूज्ड, if substitution is used, make sure if substitution is used, make sure, फर्स्ट पॉइंट इसी के अंदर, फर्स्ट पॉइंट, limits are changed accordingly, limits are changed accordingly, limits are changed accordingly। ठीक है, लिमिट्स को तो बदलना ही बदलना है। अब अगले 2 पॉइंट्स, सेकंड पॉइंट, the new substituted variable should be continuous between the limits, should be continuous between the limits, विद इन लिमिट्स बोल सकते हो, बिटवीन लिमिट्स बोल सकते हो, ये तुम्हारी मर्जी है। ठीक है, थर्ड पॉइंट, there should be one-to-one relation, there should be one-to-one relation between new variable and old variable, there should be one-to-one relation between new variable and old variable। between new variable and old variable। अब ये तीनों पॉइंट समझो,
कहाँ कहाँ पे क्या क्या गलती हो सकती है। बोर्ड लेवल पे हमें सिर्फ इसका फर्स्ट पॉइंट चाहिए, दैट इज इंटीग्रेट, मतलब हमें वेरिएबल्स की जो लिमिट है उसको सब्स्टिट्यूट करना आना चाहिए। उसके अंदर बाकी दो पॉइंट जनरली काम नहीं करते, मतलब यूज ही नहीं होंगे, ऐसा क्वेश्चन आएगा ही नहीं जिसके अंदर डिसकंटिन्यूटी वगैरह आ जाए, राइट, या फिर हमारा 1-to-1 रिलेशन नहीं, बट स्टिल नजर में होना चाहिए हमारी। ध्यान से देखो इधर प्लीज सारे। मान लो x dx ओवर 9 प्लस एक्स की पावर 4 इंटीग्रेशन 0 से 2 है, इसकी वैल्यू निकालनी। अब हमें दिखाई दे रहा है कि x dx किसका डेरिवेटिव होता है, एक्स स्क्वायर का, और एक्स स्क्वायर का स्क्वायर नीचे प्रेजेंट है, तो मैंने क्या किया, इसके अंदर सब्स्टिट्यूशन किया, एक्स स्क्वायर को t, राइट, ये समझे। अब x dx क्या आ गया, dt बाई 2, इधर का 2 नीचे आ जाएगा, तो ये बन गया इंटीग्रेशन dt बाई 2, 9 एज इट इज प्लस, और ये बन जाएगा टी स्क्वायर। अब लिमिट्स को चेंज करना आना चाहिए, तो पहले x की लोअर लिमिट t का नया वेरिएबल का लोअर लिमिट देगा, सो लोअर लिमिट ऑफ द ओल्ड वेरिएबल विल गिव मी द लोअर लिमिट ऑफ न्यू वेरिएबल, लोअर लिमिट ऑफ द अपर लिमिट ऑफ द ओल्ड वेरिएबल विल गिव मी द अपर लिमिट ऑफ न्यू वेरिएबल, लोअर लोअर देगा, अपर अपर देगा, चाहे वैल्यू बड़ी छोटी हो जाए फर्क नहीं पड़ता, अपर अपर देगा, लोअर लोअर देगा। अब अगर मैंने लोअर लिमिट x की डाली तो t की लोअर लिमिट क्या आ गई, 0 का स्क्वायर 0। अब अगर अपर डाला 2 का स्क्वायर, तो वो इधर 4 देगा। अगेन बच्चे जनरली गलती कर बैठते हैं, क्या, जैसे cos x है, dx इंटीग्रेशन 0 से पाई बाय 2, राइट, cos का मान लो इधर साथ में sin x है एंड dx है, हम cos x को t लिया, ठीक है, तो sin x dx क्या आ गया, इसका नेगेटिव साइन इधर जाके माइनस dt, तो क्वेश्चन क्या बन जाएगा, t dt, सॉरी t माइनस dt इंटीग्रेशन। अब 0 पुट किया तो 0 पे क्या होता है 1, पाई बाय 2 पुट किया तो cos पाई बाय 2, बच्चे यहीं पे गलत बोल देते हैं, क्यों, वो बोलते हैं भैया इधर अगर वैल्यू बढ़ रही है तो इधर भी वैल्यू क्यों नहीं चाहिए, बढ़नी चाहिए, ये तो उल्टा आ रहा है, ये तो 1 से 0 जा रहा है, ये तो गलत हो गया। नहीं, यही है, ये बिल्कुल सही है। यहां पे अगर वैल्यू अब लोअर से अपर लिमिट में बढ़ रही है तो हो सकता है यहां पे लोअर से अपर में कम हो सकता है, हमें लोअर लोअर ही लिमिट देगा, अपर अपर ही देगा, जो मर्जी हो जाए। अब ऐसा हुआ क्यों, क्योंकि जो तुम फंक्शन लेके जा रहे हो ये डिक्रीजिंग फंक्शन है 0 से पाई बाय 2 के बीच में, तो कम वैल्यू पे ज्यादा आएगा, ज्यादा पे कम आएगा। कोस क्या होता है, डिक्रीज करता है ना तुम्हारा, तो ऑब्वियसली कम पे ज्यादा आएगी, ज्यादा पे कम आएगी, बट जो भी आएगी वही लिखना है तुम्हें, लोअर लोअर देगा, अपर अपर देगा, बस ये चीज समझ लो। क्लियर हुआ, ऑनलाइन क्लियर हुआ, Yes, sir. राइट। अब इसका इंटीग्रेशन, सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे एक्सप्लेन करना था कि लिमिट्स को कैसे चेंज करना है सब्स्टिट्यूशन के अंदर, क्लियर हुआ। अब नॉर्मल इंटीग्रेशन तुम्हारा 1/2 बाहर, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1/a यानी कि 1/3 tan इनवर्स ऑफ t बाय 3 लिमिट्स क्या आ जाएगा 0 से 4, तो 1/6 बाहर। कांस्टेंट जो होता है ना, इसको जरूरी नहीं अपर लिमिट लोअर लिमिट में साथ साथ में रखना, उसको बाहर रख सकते हो। अब अपर लिमिट वेरिएबल के अंदर पुट करनी होती है ना फंक्शन के अंदर, तो 4 पुट किया तो क्या आ गया tan इनवर्स 4/3 माइनस tan इनवर्स 0, tan इनवर्स 0 तो 0 होता है, तो आंसर क्या आ गया 1/6 tan इनवर्स 4/3, डन। अब इसके अंदर डेफिनेट इंटीग्रल की तरह वेरिएबल को वापस डालना जरूरी नहीं होता, क्योंकि वेरिएबल की तो वैल्यू डल गई, रीसब्स्टिट्यूट वगैरह करना जरूरी नहीं होता, क्योंकि उसकी तो वैल्यू डाल दी हमने। ये समझ में आया, पक्का। तो सब्स्टिट्यूशन के अंदर फर्स्ट पॉइंट क्लियर हुआ, लिमिट्स को कैसे चेंज करना है, श्योर। पहले एग्जांपल लिखो, फिर उसके बाद दूसरा ये एग्जांपल, ठीक है, जल्दी जल्दी जल्दी। ठीक है, इसका अगला पॉइंट लिखो। अरे ये जो पॉइंट चल रहा था ना सब्स्टिट्यूशन वाला, इसी के अंदर फोर्थ पॉइंट, 3 पॉइंट लिख लेते हैं ना इसके अंदर, ठीक है, बाकी दोनों का मैं एग्जांपल देता हूं। पहले फोर्थ पॉइंट, सब्स्टिट्यूशन इन बाय पार्ट्स।
ठीक है, अब ध्यान से देखना, क्योंकि बाय पार्ट्स एक ऐसा इंटीग्रेशन का मेथड है जिसके अंदर आधी इंटीग्रेशन हो जाती है, आधी अभी भी बची होती है। फर्स्ट पार्ट में इंटीग्रेशन हो जाती है, सेकंड में अभी भी इंटीग्रेशन बची होती है, राइट। तो यहाँ पे जनरली बच्चों को थोड़ी सी दिक्कत आती है कि भैया लिमिट्स कब लगानी है, कहां पे लगानी है, जिसकी इंटीग्रेशन हो रखी है उसकी या कैसे। तो जैसे क्वेश्चन लेके जाता हूं, वहां से क्लियर हो जाएगा। x इंटू साइन एक्स dx इंटीग्रेशन 0 से π/2, राइट। ये मेथड 1 ही ले लो, दोनों से कुछ भी कर सकते हो, चलेगा, ठीक है। प्लीज इधर फोकस, बहुत सिंपल सी चीज है, मुश्किल चीज नहीं है। फर्स्ट फंक्शन, सेकंड फंक्शन, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट का 1, इसका माइनस कोस तो प्लस कॉस एक्स dx। अब जिस पार्ट का इंटीग्रेशन हो चुका है उस पे लिमिट्स लगा दो, जिसका नहीं हुआ, जिसका इंटीग्रेशन अभी बाकी है, वो लिमिट्स को कैरी फॉरवर्ड कर लो इंटीग्रेशन के अंदर। क्या आ जाएगा, इधर लिमिट्स लगा दो 0 से π/2 और इधर 0 से π/2 इंटीग्रेशन के अंदर कंटिन्यू हो गया। समझे, बहुत सिंपल सी चीज आई। जिसका इंटीग्रेशन ऑलरेडी हो रखा है उस पे लिमिट्स लगा दो, जिसका इंटीग्रेशन करना अभी बाकी है उसके इंटीग्रेशन में लिमिट फॉर मतलब कैरी कर लो, बात खत्म। तो क्या आ जाएगा, π/2 पुट किया, π/2 पुट करके ये π/2, ये cos 0 सॉरी cos π/2 दैट इज 0, माइनस 0 पुट करो, अब ये 0 हो जाएगा, तो 0 माइनस 0, तो इस पार्ट का आंसर 0 ही आ गया। अब इधर cos का इंटीग्रेशन sin x 0 से π/2, तो क्या आ जाएगा, sin π/2 माइनस sin 0, तो दैट इज 1। तो इस पूरी चीज का आंसर क्या आ रहा है, 1। क्लियर हुआ। अब दूसरा मेथड ये है कि जो हमने इसकी डेफिनेशन बोली है, क्या कि अगर इस पूरी चीज का इनडेफिनेट इंटीग्रल मेरे को पता है तो उसके अंदर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करो। मतलब पहले इसका इनडेफिनेट इंटीग्रल निकालो, उसका फंक्शनल पार्ट सी को छोड़ दो, बाकी पार्ट का, उसके अंदर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करो। तो x sin x dx इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, x एज इट इज, फर्स्ट फंक्शन सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस cos x, माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट का x का डेरिवेटिव 1, साइन का माइनस cos x dx। तो माइनस x cos x प्लस cos का sin x प्लस, अब ये फंक्शन आ गया fx प्लस सी, तो f ऑफ x का इंटीग्रेशन इज g ऑफ x प्लस सी। अब इसकी लिमिट के साथ क्या आ जाएगा, g ऑफ x अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो इंटीग्रेशन 0 से π/2 x sin x dx क्या आ जाएगा, यही फंक्शन दैट इज माइनस x cos x प्लस sin x, नाउ विद इन लिमिट्स दैट इज 0 से π/2। अब पहले π/2 पुट करो, माइनस π/2 cos π/2 प्लस sin π/2, माइनस 0 पुट करके माइनस 0 इंटू cos 0 प्लस sin 0, तो ये 0 क्योंकि cos π/2 है, ये 1, माइनस ये सारा 0, ये sin 0 0, तो बचा 0, तो बचा 1। आंसर सेम आएगा, फर्क नहीं आएगा। तो इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, पहले इंडेफिनेट इंटीग्रल करें और इंडेफिनेट इंटीग्रल करके जो फंक्शन आ रहा है उसके अंदर हम अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करें, जो बेसिक डेफिनेशन को फॉलो करके आ रहा है, राइट। और इधर हम क्या कर रहे हैं, जो पार्ट पहले इंटीग्रेशन हो चुका है उसके अंदर लिमिट लगा दी, जिसका अभी बचा है फॉरवर्ड कैरी कर लिया हमने। ये समझ में आया, दोनों में से कुछ भी कर सकते हो। वैसे ट्राई करो ये वाला करने की, रीजन क्योंकि इसके अंदर एक जगह तुम लिमिट कर रहे हो, एक जगह कैरी कर रहे हो, यहाँ पे एक ही जगह एक ही टाइम पे दोनों चीजें हो रही है, राइट। इसके अंदर गलती होने के चांसेस कम होते हैं। समझ में आया, ऑनलाइन क्लियर हुआ, Yes, sir. राइट। नोट करो।